well Alaikum salam. and having a good day and coping well with the pandemic situation. Well, this is our first online meeting after the winter break. I hope you had fun and have had a great time. Guys, in today's lecture, I'm going to talk about Khilafat movement. Uh, issue ये है कि जो according to the new schedule that is issued by the university admin, according to that, we are left with 3 classes. So covering 20 years politics in 3 lectures is humanly impossible. तो इसके लिए ये जो है कि जो फर्स्ट 3 डेकेड है वो फर्स्ट 30 years है. एक ही टॉपिक रह गया खिलाफत मूवमेंट्स. अदर टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं और कुछ टॉपिक्स को काइंडली आप लोग स्किप कर देना, जैसे कि नेहरू रिपोर्ट है, जिनास 14 पॉइंट्स एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस है. तो आज हम खिलाफत मूवमेंट को डिस्कस करेंगे, तो हमारे फर्स्ट 30 years या 3 decades जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे. और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि 1937 कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एंड लाहौर रेजोल्यूशन 1940 को कवर करें, और लास्ट लेक्चर में 1940s में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, की डेवलपमेंट्स हैं, मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है, उसको फोकस करें. तो यूं हम कोशिश करेंगे कि इन टॉपिक्स को कवर करें. तो मेरे ख्याल से अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते. ड्यूरिंग द लेक्चर आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर क्वेश्चंस. एट द एंड ऑफ द लेक्चर देयर विल बी अ क्वेश्चन आंसर सेशन. उसमें आपको चांस दिया जाएगा, आपके जहन में जो भी एकेडमिक क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू टुडेस लेक्चर या डिस्कशन, वो आप पूछ लेना. तो लेट्स गेट इट स्टार्टेड. खिलाफत मूवमेंट में देखो 2 से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को देखनी है. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मकसद क्या था, पर्पस क्या था, और दूसरा ये कि इसमें जिन लोगों ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वो कौन थे. और इसमें जो है फिर खिलाफत मूवमेंट एक मेजर एक इवेंट था, इसके अंदर बेशुमार एपिसोड्स हैं, छोटे छोटे इवेंट्स हैं. कुछ आपने उनको देखना है और ये देखना है कि एंड ऑफ द मूवमेंट क्या था, उसकी रीजंस क्या थी और इसके रिजल्ट्स क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे. तो ये आपकी कुछ आउटलाइन होगी. अब खिलाफत मूवमेंट ऑब्वियसली इसका जो मकसद था वो खिलाफत के इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करना था. और ये जो खिलाफत का इंस्टीट्यूशन था ये ऑटोमन एम्पायर से रिलेटेड था. क्योंकि आपको पता है इस्लामिक जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है वो है ही सारा के सारा जो है वो खिलाफत बेस्ड है, यानी कि डिवाइन वाइसरेंसी का कॉन्सेप्ट है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो क्योंकि उस दौर में ऑटोमन एम्पायर जो थी वो एक मुस्लिम एम्पायर थी, और उसका जो रूलर था उसे कैलिफ या खलीफा कहते थे. और वो एक आप कह लो कि एक इमोशनल अटैचमेंट थी वर्ल्ड वाइड जितने भी मुस्लिम्स थे उनके साथ है. आल्दो ये एक अलहदा डिबेट है कि उस दौर में जो मुस्लिम रूलर्स थे या जो ऑटोमन कैलिफ्स थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे. उसकी वजह उनकी इंटरनल वीकनेसेस थी और एक बाकी वो चीज़ें, लेकिन हम उस डिबेट में नहीं जाते. लेकिन हुआ कुछ इस तरह से कि वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होती है 1914 में और ये एंड होती है नवंबर 1918 में. अब इस दौरान में हमें नज़र आता है, एक तो अलाइड फोर्सेस या अलाइड पावर्स एक तरफ नज़र आती हैं, जिसमें आप इंग्लैंड, फ्रांस और रशियन एम्पायर की बात करते हैं. इसको इटली ने भी लेटर ऑन ज्वाइन किया, फिर अमेरिका की भी इनडायरेक्ट सपोर्ट थी. दूसरी तरफ हमें जो है वो एक्सिस पावर्स नज़र आती हैं, जिसमें आप जर्मनी कह सकते हो जो फॉर फ्रंट पे है. इस तरह ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थी, इट वाज रूल्ड बाय हैब्सबर्ग मोनार्की. और इनके साथ जो है वो हमें ऑटोमन एम्पायर शामिल होती है. लेटर ऑन बुल्गारिया ने भी इन्हें ज्वाइन किया. तो सामने क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 को डिस्कस नहीं करना, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स थे उस पे फोकस करना है. आपको पता है जर्मनी वगैरह के जो ब्लॉक है इनको शिकस्त हुई, और फिर वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट्स की जो बेस है उसकी बेस पे जो है वो पीस टर्म्स जो है वो निगोशिएट किए गए, यानी कि जो पीस एग्रीमेंट्स हुए. और इस मकसद के लिए डिफरेंट जो पीस ट्रीटीज हैं वो साइन की गई विद डिफरेंट कंट्रीज. जर्मनी के साथ डिफरेंट थी, ऑटोमन एम्पायर के साथ डिफरेंट थी. और इसमें ओवरऑल अगर देखें तो एक हैवी वॉर इंडेमनिटी जो है वो इम्पोज की गई इन कंट्रीज पे. और इनके जो की एरियाज थे, खासतौर पे वो एरियाज जो कि रिच थे इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उनको कन्फिस्केट कर लिया गया, जिसकी वजह से ये जो कंट्रीज थे इनमें एक वेंजेंस या एक हेटेडनेस या आप ये कह लो कि इस किस्म के जो जज्बात थे वो उभरे. और यही हमें आगे जाके नतीजा नजर आता है वर्ल्ड वॉर 2 में, कि हमें फैशिज्म, जर्मनी के अंदर नाजीज्म, राइज ऑफ हिटलर, आप इसी
कॉन्टेक्स्ट में देखोगे। और लेकिन हमें यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर पे फोकस करना है। तो दो ट्रीटीज इनके साथ साइन की गई थी। एक को हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ सेवरस, जो कि 1920 में साइन की गई। दूसरी जो एग्रीमेंट था वो ट्रीटी ऑफ लुजान थी। लुजान बेसिकली इज अ सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड, और वहाँ पे लुजान, ड्यूरिंग द लुजान कॉन्फ्रेंस जो 1923-24 में हुई, उसमें ये एग्रीमेंट इनके साथ साइन किया गया। तो उसकी जो टर्म्स थी वो तकरीबन वही थी, जिसमें वॉर इंडेमनिटी थी, और ऑटोमन एम्पायर को इन्होंने कई हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यानी कि आप ये कह लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आज बहुत से कंट्रीज जो कि आपको नजर आते हैं मुस्लिम वर्ल्ड में, वो कभी ऑटोमन एम्पायर का पार्ट थे। तो इसी तरह से ईस्टर्न यूरोप में भी कुछ कंट्रीज ऐसे थे जो कि ऑटोमन एम्पायर का पार्ट थे, जैसे कि बोस्निया हर्ज़ोगोविना और इस तरह के छोटे छोटे, खासतौर पे ईस्टर्न यूरोप में, जिन्हें हम टिंडर बॉक्स ऑफ यूरोप कहते हैं। और ये एक बड़ी वजह थी। ये अगर आप में से किसी ने कभी यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी हो या कभी शो को, तो बाल्कन क्राइसिस कहते हैं। ये जो बाल्कन स्टेट्स थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, यहाँ पे एथनिक इश्यूज थे, और उसकी वजह से भी वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो बनती है। क्योंकि जो ऑस्ट्रियन जो आर्क ड्यूक था फ्रांस फर्डिनेंड, उसको मर्डर किया गया, और वो बोस्निया के ही कैपिटल में किया गया। उस पर मूवीज डॉक्यूमेंट्रीज भी अवेलेबल है। तो अगर आप चाहो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए, तो देख सकते हो। हमें इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना है। अब इंडियन मुस्लिम क्या थे? इंडियन मुस्लिम्स जो थे, दे हैड एन इमोशनल अटैचमेंट टू द खिलाफत, यानी खिलाफत या कैलिफेट एज एन इंस्टीट्यूशन, एंड दे लुक्ड अप टू द ऑटोमन कैलिफ एज द ओनली सर्वाइविंग सिंबल ऑफ मुस्लिम ग्लोरी। और हुआ ये कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द यूरोपियन पावर, स्पेशली जो अगर हम ब्रिटिश एम्पायर की बात करें, उन्होंने प्रपोज किया कि जो ऑटोमन्स है शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द पावर, और क्योंकि वो जर्मनी के अलाए थे। और इस चीज ने जो है ना एक अप्रोर या क्लैमर कॉज किया इंडियन मुस्लिम्स में। और इस मकसद के लिए जो ए नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो लिए गए, और उसका जो मकसद था वो यही था कि टू फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिवोक इट्स डिसीजन अगेंस्ट द एबॉलिशन ऑफ खिलाफत सिस्टम। और इस मकसद के लिए जो, अगर हम सब लोगों का जिक्र तो नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रोमिनेंट फिगर्स थे उसमें अली ब्रदर्स फोर फ्रंट पे थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना हसरत मोहानी, और सबसे इम्पोर्टेंट जो थे हाजी जान मोहम्मद थे, जो कि प्रेसिडेंट भी थे खिलाफत कमेटी के। तो आप ये कहो कि इसमें चेन ऑफ इवेंट्स है जिसको आपने देखना है। तो खिलाफत कमेटी जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये जो खिलाफत कमेटी थी, जो फर्स्ट इनिशिएटिव लिया गया, इट वाज फॉर्म्ड इन मार्च 1919 इन बॉम्बे, एंड आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स इट वाज फॉलोड बाय खिलाफत कॉन्फ्रेंस। और ये जो थी, इट वाज हेल्ड इन दिल्ली इन नवंबर 1919। इसको अटेंड किया था ऑलमोस्ट 300 मेंबर्स ने। और फॉलोइंग डे गांधी वाज इलेक्टेड लीडर ऑफ द जॉइंट हिंदू मुस्लिम कमेटी। और इसी सेशन में हसरत मोहानी ने एक प्रपोजल या रेजोल्यूशन फ्लॉट की थी, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि यूरोपियन जो आइटम्स उसका बाइकॉट किया जाए। और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, और इसको एक्नॉलेज किया गया, लेकिन गांधी को इस पे जो है वो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। अब मकसद क्या है? मकसद ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाए, फोर्स किया जाए, और इस मकसद के लिए वो तमाम इनिशिएटिव्स लिए जाए, जिससे हम उनको अंडर प्रेशर कर सकें और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकें। इसमें स्ट्राइक्स थी, प्रोसेशंस थी, एजुटेशनल पॉलिटिक्स थी, और बहुत कुछ था। और अब यहाँ पे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये तमाम चीजें इंडियन नेशनल कांग्रेस या हिंदूज के लिए कोई नई चीज नहीं थी, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल ये वाले टैक्टिक्स यूज किए गए थे और काफी सक्सेसफुल थे। लेकिन मुसलमानों के लिए ये फर्स्ट टाइम था कि उन्होंने ये चीजें यूज की। तो अगर आप खिलाफत मूवमेंट को ओवरऑल अंडरस्टैंड करें, तो इसमें से 2 से 3 पॉइंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, या आप इसको कंक्लूजन या कॉन्सिक्वेंसेस में भी इसको शामिल कर सकते हैं। पहला इसमें पॉइंट आ जाता है, एक तो एजुटेशनल पॉलिटिक्स जो कि मुस्लिम साइड से स्टार्ट हुई। सेकंड ये कि जो उलमास या रिलीजियस क्लासेस और स्टूडेंट्स की जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स है, ये सेकंड पॉइंट है। और तीसरा हमें एक चीज जो नजर आती है, वो एक जॉइंट स्ट्रगल नजर आती है हिंदूज और मुस्लिम्स की। अब इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो इशू है, ये तो मुसलमानों पे तो चलो एक इसकी एक इमोशनल अटैचमेंट थी, या वो थोड़े सेंटी थे इस इशू को लेकर, लेकिन हिंदूज इसमें क्यों शामिल हो रहे हैं, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर मैं नहीं करता, ये आप लोग खुद जब पढ़ोगे तो आप लोग देखोगे। लेकिन बहरहाल यहाँ पे बेशुमार चीजें सबको इस लेक्चर में कवर करना मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं आपको बैकग्राउंड क्लियर करूँ, ताकि जब आप इस टॉपिक को अप्रोच
वॉच करें तो आपको ये चीज़ें जो है, जो इसमें खासतौर पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या चल रहा है, एक तो वो भी आपके पास पर्सपेक्टिव अवेलेबल हो, और सेकंड ये कि इसके पास आपका लोकल कॉन्टेक्स्ट भी अवेलेबल हो। तो जी अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें जो मेजर लीडर्स थे, जैसे कि अगर बीजे तिलक या जिन्ना, ये वो लोग थे जिन्होंने लखनऊ पैक्ट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, आइस को मेल्ट करने में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब ये वो लोग थे जो कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इनका ये मौकफ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाए और अपनी जो लेजिट डिमांड्स है, जैसे कि ये चाहते थे कि जो इंडियंस हैं इनको जो इंडियन आर्मी है उसमें कमीशन मिले। तो यहाँ तक तो बात ठीक है और इस मकसद के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जा सकता है, लेकिन इनका ये ख्याल था कि बिला वजह जो है वो उनको ब्लैकमेल ना किया जाए, क्योंकि उस दौर में जो गोरे थे इनको इंडियंस की ज़रूरत थी, इंडियन कॉलोनी पे रिलाई कर रहे थे, डिपेंडेंसी थी, और उसकी वजह ये थी कि एक तो रिक्रूटमेंट के लिए उन्हें फौजी चाहिए थे, और तब तक जो इंडियंस थे इनको यूजुअली स्पोर्टिंग आर्म्स में जो है वो रिक्रूट किया जाता था और इनको कमीशन नहीं दिया जाता था। तो ये जिन्ना की डिमांड या जो कांग्रेस के बाकी लिबरल कैरेक्टर्स थे उनकी ये डिमांड ठीक थी। लेकिन गांधी ने एक स्टेप फॉरवर्ड किए और उनका ख्याल ये था, अब यहाँ पे गांधी के कॉन्टेक्स्ट को, गांधी की स्ट्रगल को भी अंडरस्टैंड करो। गांधी की मैंने आपको बताया था जो एंट्री होती है पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में, वो 1915 के एंड पे होती है जब वो आते हैं। लेकिन नेक्स्ट ईयर 1960 में लखनऊ पैक्ट होता है और उसमें गांधी की एज सच कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि गांधी नए थे, आल्दो क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी थे, लोग उनको सुनना चाहते थे, पसंद करते थे, और उनकी जो साउथ अफ्रीका की स्ट्रगल थी उसने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया था। यंग थे, वाइब्रेंट थे, इंटेलिजेंट थे, लेकिन इसके बावजूद वो होता है ना कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश होती है, और अच्छे लोग वही होते हैं जो कि अपॉर्चुनिटीज जब मिलती हैं उसको ग्रैब करते हैं। तो गांधी के लिए ये एक बेस्ट मौका था, बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी अपने आप को कैश करवाने की। तो वही स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो उनका था उन्होंने यहाँ पे यूज किया, और उन्होंने मुस्लिम कॉज को ज्वाइन किया। तो यहाँ पे एजुकेशनल पॉलिटिक्स, यूज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स, ये सब कुछ नजर आएगा, जिससे जिन्ना का एक प्रिंसिपल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, उनका एक डिफरेंट स्टांस था, और यही वजह है कि जो लिबरल कैरेक्टर्स हैं वो इस टाइम पीरियड में, खास तौर पे 1920 से के बाद, हमें जो है वो आइसोलेशन में नजर आते हैं, ये सेक्लूजन में जाते नजर आते हैं। जिन्ना का बिल्कुल यहाँ पे गांधी से इख्तलाफ था, और यही वजह थी कि शायद 1920 में उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन भी किया। तो बहरहाल ये एक अलग डिबेट है, लेकिन अगर हम सिर्फ इवेंट्स पे फोकस करें तो इसमें बेशुमार इवेंट्स थे। अच्छा, इसमें एक जो खिलाफत कमेटी के कुछ लोग थे, जो डेलीगेशन था, ये लंदन में जाके गोरों से भी मिले, और वहां पे भी जाके इन्होंने बातचीत की, और दे ट्राई टू कन्विंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि देखें जी, ये जो इशू है ये बड़ा क्लोज टू आवर हार्ट है, और इसकी एक इमोशनल अपील है, और ऐसा ना किया जाए क्योंकि इससे जो है हमारी फीलिंग्स जो है वो हर्ट होंगी। तो खैर ये इनकी एक रिक्वेस्ट थी। लेकिन अगर हम ओवरऑल खिलाफत मूवमेंट को देखें, अगर इसके एंड रिजल्ट्स को देखें, तो इसमें कुछ गेन्स तो थे, लेकिन ओवरऑल ये फेल हो गई, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जिस कॉज के लिए, जिस मकसद के लिए ये सब सारी स्ट्रगल की जा रही थी, वो इस तरह से हुआ कि खिलाफत जो सिस्टम है उसको खुद ही एबॉलिश कर दिया टर्की ने। यानी कि आप ये देखो कि 1924 के अंदर टर्की के अंदर एक चेंज नजर आता है हमें, और वो ये था कि जो कमाल अतातुर्क थे, जो कि उनके नेशनल हीरो थे, मिलिट्री डिक्टेटर थे, और ये वो शख्स थे जिन्होंने ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कई कैंपेन्स को सक्सेसफुली लीड किया था, और उनकी एक से थी, और उन्होंने ये किया कि उन्होंने खिलाफत सिस्टम को एबॉलिश किया और एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया टर्की के अंदर, जहाँ से हम मॉडर्न टर्की की जो है हिस्ट्री है उसको ट्रेस कर सकते हैं। और इसमें उनका अपनी एक फिलॉसफी थी, अपना एक जिसे हम कमालिज्म कहते हैं, और इसका 6 पॉइंट एजेंडा था, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि डाइग्रेशन होगी। मैं चाहता हूँ कि हम फोकस करें सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे। तो उसमें एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सेकुलरिज्म की फिलॉसफी है। तो अगर हम पाकिस्तान को टर्की से कंपेयर करें, जो कि आजकल किया जा रहा है, और नेशनल लेवल पे पैट्रनाइज किया जा रहा है उनके कल्चर को, उनकी डिशेस को, उनके आर्ट को, बाकी चीज़ों को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है। ये एक ऐसा कंट्री थी जिसकी बुनियाद सेकुलरिज्म की फिलॉसफी पे रखी जा रही है। हमारी ऑन दी अदर साइड हम देखते हैं एक इस्लामिक आइडियोलॉजी है।
तो हेल ऑफ डिफरेंस है लेकिन बेशुमार अदर सिमिलैरिटीज हैं। फॉर एग्जांपल मिलिट्री इंटरवेंशन की बात करें, दोनों जगहों पे हुई है। दोनों जगह दोनों कंट्रीज एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम प्रोड्यूस करने में फेल हुए हैं, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, उसकी अपनी अपनी वजूहत है। और खैर ये एक अलहदा टॉपिक है, ये हमारी डिस्कशन से रिलेटेड नहीं है। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि कमाल अतातुर्क क्यों डिफरेंट सोच के इंसान थे, और ये वही शख्स है जिसको जनरल परवेज मुशर्रफ आइडलाइज करते थे, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे, और उन्हीं की बेस पे, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए उन्होंने पाकिस्तान में लिबरल रिफॉर्म्स, या जो एक लिबरल रजीम है उसके नक्शे कदम पे चलते हुए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई, जो कि आपको नजर आएंगी, और जिसमें मिडिल क्लासेस को सपोर्ट किया, जिसमें जो ऑर्थोडॉक्सी और रेडिकलिज्म था उसको उन्होंने काउंटर किया। और खैर अगर आप पढ़ोगे तो फिर आपको आइडिया होगा। अब कहने का मतलब यह है कि कमाल अतातुर्क जो थे, इनके पीछे भी यंग टर्क मूवमेंट थी, और वो स्टूडेंट जो कि इंटरेस्टेड हैं कि थोड़ा सा यूरोपियन हिस्ट्री का पता चले, या अगर आप ऑटोमन अंपायर को देखना चाहते हो, तो उसमें आप इस मूवमेंट को, जो कि 1908 में स्टार्ट हो रही है, बड़ी पॉपुलर थी, आप इसको भी जरूर पढ़ना कि इनका एजेंडा क्या था, ये चाहते क्या थे, और किस तरह से ये जो एक सिस्टमैटिक रिप्रेशन विद इन दी ऑटोमन अंपायर चल रहा था, उसके अगेंस्ट कैसे ये डिसिडेंट्स थे, ये क्या कह रहे थे, इनका क्लेम क्या था, ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अच्छा जी, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, और इसमें हम ये है कि ये जो एंड ऑफ मूवमेंट की बात करें, तो सर इसमें जो अस्सलाम सबसे, वालेकुम। जी, सर वो कुछ बच्चे लॉबी में वेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लॉक्ड है मीटिंग, तो आप प्लीज सेटिंग्स चेंज कर देंगे ताकि ज्वाइन कर लें बच्चे। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा चलो, यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप देख लो, फिर मैं दो चार और इवेंट्स है वो आपसे डिस्कस करने। एक तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है जिसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, और फिर कुछ कॉजेस की तरफ हमें जाना है कि आखिर क्यों ये जो मूवमेंट है वो एंड हुई। अच्छा जी, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, ये हसरत मोहानी के ही वो प्रपोजल पे ये चली, और इसमें यही था कि जो यूरोपियन गुड्स हैं या जो इम्पोर्टेड आइटम्स उसका बाइकआउट किया जाए। लेकिन इसमें कुछ हार्श मेजर्स भी थे जिससे जिन्ना बिल्कुल एग्री नहीं करते थे, जिसमें ये था कि जो बाइकआउट किया जाए स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, लॉ कोर्ट्स का। जिन्ना का ये ख्याल था कि जो इंडियंस हैं उन्हें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई ऑल्टरनेटिव या कोई रिप्लेसमेंट नहीं है इन सर्विसेज का, यूरोपियन गुड्स का, तो इसका कोई फायदा नहीं है। और इसमें यह भी कहा गया कि जो टाइटल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए थे इंडियंस को, वो टाइटल्स भी छोड़े जाएं, जॉब से रिजाइन किया जाए। और जो इनफैक्ट इसका पीक पॉइंट था वो तो ये था कि जब मौलाना जौहर और बेशुमार और रिलीजियस स्कॉलर्स ने फतवे दिए कि जो इंडिया दारुल हरब है, तो मुसलमानों को ये छोड़ देना चाहिए और यहाँ से माइग्रेट कर देना चाहिए। और कई लोगों ने, बेचारों ने, अपने घर प्रॉपर्टीज वगैरह बेच के अफगानिस्तान की तरफ गए। अफगानिस्तान ने अपने जो बॉर्डर्स थे उनको क्लोज कर दिया, और उसकी वजह से आप कह लोगे वो लोग इस सारे प्रोसेस में, या जो एक्सप्लॉयटेशन थी या इग्नोरेंस, जो भी आप इसे कह लो, उस नतीजे में वो लोग तो डेविस्टेटेड हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गए। तो ये प्रॉब्लम्स थे कुछ है। और अब इसी तरह से कुछ और इवेंट्स भी हमें नजर आते हैं, जैसे कि मोपला अपराइजिंग था 1921। अब ये जो मोपला अपराइजिंग है, ये भी, इसका कॉन्टेक्स्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो मालाबार कॉस्ट थी, जो साउथ इंडिया था वहाँ पे, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये वही एरिया है, अगर आप ये देखना चाहते हो ना कि इस्लाम का ओरिजिन या मुसलमानों की जो एंट्री है सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो हुई भी मालाबार कॉस्ट से थी। बेशुमार आप किताबें पढ़ोगे जो कि अवेलेबल है हमारी लोकल मार्केट में, या टेक्स्ट बुक्स हैं, वहाँ पे बड़ी आपको गलत किस्म की चीज़ें होंगी कि जी मोहम्मद बिन कासिम से इस्लाम फैला, ऐसा नहीं था। जो मालाबार कॉस्ट थी वहाँ से, क्योंकि ये एक ट्रेड रूट था, और यहाँ से ही सबसे पहले जो अरब्स थे उनकी एंट्री होती है, और ये लोग इन एरियाज में आके ठहरे थे। और इनफैक्ट क्योंकि ये बड़े पढ़े लिखे थे, ताजिर थे, एक्सपीरियंस थे, और इसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि ये जो ट्रेड रूट था इसको हिंदूज यूज नहीं करते थे। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हिंदूज में खासतौर पे जो ब्राह्मण्स थे, उनमें जो
सी क्रॉस करने के हवाले से वो फॉरबिडन था, और वो था कि इसका जो रिजल्ट है या कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो ये थे कि जो कास्ट है या जो आपका मजहबी एक उनका बिलीफ था कि आप अपनी जो कास्ट है वो खो सकते हो, तो उसमें इस चीज को जो है वो डिस्करेज किया जाता था। तो ये मुसलमानों ने रूट जो है वो यूज किया था, और ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, और इवन ये बिफोर द इंसेप्शन ऑफ इस्लाम इन अरब ये रूट जो है वो यूज किया गया था, और यही वो लोग थे जो कि स्टार वर्शिपर्स थे, और इनके बिलीव्स और प्रैक्टिसेस की उनके आपस में मैच होती थी। तो फिर जैसे ही अरब में इस्लाम आया और इन लोगों ने कन्वर्ट हुए इस्लाम में, तो देखा देखी यहाँ पे भी एक मूवमेंट चली और कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल करना स्टार्ट किया। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा सच इम्पीरियल एजेंडा नहीं था, कोई फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं थी, तो यहाँ से इस्लाम जो है वो सेंट्रल इंडिया तक नहीं आ सका या नॉर्थ इंडिया तक नहीं आ सका। तो जो इस्लाम को अगर आप एज ए इम्पीरियल फोर्स देखोगे तो वो फिर हमें नॉर्थ इंडियन साइड से नजर आता है, अफगानिस्तान वाला रूट नजर आता है, कि जिसमें फिर आप मोहम्मद बिन कासिम और बेशुमार और लोगों को, फिर अगर आप स्लेव डायनेस्टी की बात करो, बलबन की बात करो, बाकी लोगों की बात करो, वो आपको नजर आएगा। खैर इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको इन चीजों का आइडिया होगा। तो ये मोपला अपराइजिंग में भी यही था कि जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे या जो खासतौर पे हिंदू जो लैंडेड जेंट्री थे उनके खिलाफ एक लोकल रिवॉल्ट थी मुसलमानों की जानिब से, जो मज़ारे थे, सर्व्स थे, और बहुत बुरी कंडीशंस थी उन लोगों की, और सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह से फिर एक चूरी चूरा इंसिडेंट था, ये गांव का नाम था 1923 में। यहाँ पे जो अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे हार्श पॉलिसीज के अगेंस्ट, उन पे पुलिस ने फायर ओपन किया, जिसके नतीजे में रिटेलिएट करते हुए जो पुलिस की वो जो चौकी थी या पुलिस स्टेशन था उसमें मौजूद 20-22 लोगों को जिंदा जला दिया। तो क्योंकि वायलेंस होना स्टार्ट हो गया, और गांधी ने जो है वो अपनी इस मूवमेंट से अपने आप को अलहदा कर लिया, क्योंकि गांधी की जो पॉलिटिक्स थी उसमें एक जो फिलॉसफी थी, उसका जो मेन प्रिंसिपल था वो सत्याग्रह यानी नॉन वायलेंस बेस्ड पॉलिटिक्स थी। तो क्योंकि जब वायलेंस हुआ तो गांधी ने अपने आप को अलहदा कर लिया, और वैसे भी 1923 तक ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि जो खिलाफत सिस्टम है वो शायद नहीं बचेगा, और टर्की के अपने अंदर एक चेंज आ रहा था। तो ये बेस्ट टाइम था, और क्योंकि इससे कोई ज्यादा गेन कर नहीं सके थे, और क्योंकि ये बेचारे तो कोशिश कर रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको खत्म ना करे, लेकिन वो तो एक इंटरनल चेंज आ गया। तो उस वजह से भी जो है वो आप समझ सकते हो कि चीजें किस तरह से चली होंगी। तो बहरहाल ये कुछ इंसिडेंट्स हैं जिसको आप पढ़ोगे, तो जब तक आप ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो फिर आपको और ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब एक क्वेश्चन ये आएगा जो कि आपको बुक्स में एड्रेस नहीं किया जाएगा, कि ये जो छोटी छोटी एपिसोड्स हैं, इसी तरह कानपुर मॉस्क ट्रेजेडी थी, और भी बेशुमार चीजें जो मेरे जेहन में आ रही हैं। तो ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स थे, अब देखो यार, अगर आप कोई मूवी देखोगे, कोई नॉवेल्स अगर आपने पढ़ा है 1920s 30s का लिटरेचर अगर आप देखोगे, तो उसमें एक मिसकंसेप्शन था, एक जो कि एक पॉपुलर था, खास तौर पे लोकल लेवल पे। वो ये था कि जब भी इस तरह की कोई मूवमेंट सेंट्रल इंडिया में, या आप कह लो कि कैपिटल से स्टार्ट होती थी, क्योंकि उस दौर में जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन थे वो इतने अच्छे नहीं थे, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज थी ये बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे ऑर्गेनाइज नहीं थी, लोकल लेवल पे खास तौर पे, और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कमजोर था। तो जो बात होती थी ना, जो मूवमेंट स्टार्ट होती थी, उसका जो मैसेज है वो लोकल लेवल तक, बाकी एरियाज तक फैलते फैलते टाइम लगता था, और जब वो जाता था तो वहां पे मिसकंसेप्शंस होते थे, मिस इंटरप्रिटेशंस होती थी, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते थे। तो जो लोकल इंसान था दूर दराज के एरियाज में, वो ये समझता था कि जैसे कि अ, अ, बस हम जो है ना वो ओवरकम करने वाले हैं, और हम गोरों को बाहर भगाने वाले हैं, इस किस्म की चीजें होती थी, जिसकी वजह से बेशुमार आपको छोटे छोटे इंसिडेंट्स ऐसे नजर आएंगे जो लोगों की गलत फहमी का नतीजा थे। क्योंकि वो लोग सेंटर से, या जो सेंट्रल लीडरशिप है उससे इतने ज्यादा वेल कनेक्टेड नहीं थे, तो उन्होंने खुद से कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स ले लिए जिसको फिर इस मूवमेंट्स के अंदर जो है वो आपको स्टडी करना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे इश्यूज थे, अब जैसे कि मोपला अपराइजिंग है, या ये जो चूरी चूरा इंसिडेंट है, या इवन कानपुर मॉस्क ट्रेजेडी है, इसका कोई ताल्लुक नहीं था खिलाफत इश्यू से, या जो सेंट्रल इंडियन क्वेश्चन था जिसे हम सेल्फ रूल कहते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, या फ्रीडम मूवमेंट कहते हैं। लेकिन क्योंकि जब छोटी छोटी चीजें हो रही होती हैं और सेंट्रल लेवल पे एक आग लगी होती है, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज उसको कैश करवाती हैं।
वो छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं वो मिलकर एक बड़ा इवेंट जो है वो क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ऑपोज़िशन कितनी तगड़ी है और कौन से टैक्टिक्स यूज़ करती है और किस तरह से एक्सप्लॉइट करती है इवेंट्स को। तो बहरहाल ये वो चीज़ें थी और होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एंड रिज़ल्ट जो है इसका यहाँ जो इससे जो हम लेसन्स ड्रॉ कर सकते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैसे जो मुसलमान थे उनमें ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का ख़त्म होती है और एक एक्टिव पॉलिटिक्स एजुकेशनल पॉलिटिक्स का आगाज़ होता है। और फिर इससे जो है वो मुस्लिम और हिंदूज़ के दरमियान जो है मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूजन है दोबारा बढ़ता है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे हमें एक चीज़ नज़र आएगी और वो ये है कि आप ये कह लो कि गांधी की पर्सनैलिटी को लेकर मुसलमानों में जो है वो थोड़ा-सा एक इश्यू रहा कि बहुत से लोगों को लगता था कि गांधी ने डिच किया और जिस तरह से वो फ्रंट से लीड कर रहा था, लेकिन गांधी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। तो बहरहाल जो लिबरल वॉइसेस थी वो थोड़ी देर के लिए हमें इलेहदा होती नजर आती हैं और लेकिन फिर 1924 के बाद एक स्पेस क्रिएट होती है, वैक्यूम क्रिएट होता है और उसको फिर मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे दोबारा से दोनों तरफ से इनिशिएटिव लिया गया और फिर दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स हुई और फिर आगे नेहरू रिपोर्ट है, फिर जिन्ना स्पोर्टिंग पॉइंट्स हैं, फिर कुतुबालाबाद और इस तरह ये इवेंट्स जो है वो चलते जाएंगे। तो बहरहाल जी ये एक इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको अच्छे तरीके से देखिएगा और अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आएगी तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग कांग्रेस मिनिस्ट्रीज और लाहौर रेजोल्यूशन को ज़रा देख कर। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं। और अली काइंडली इनकी अटेंडेंस मार्क कर लेना। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अली कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मैंने आपसे पूछना था कि ऑटोमन एम्पायर को एक एक हिसाब की सज़ा के तौर पर जो एलाइड पावर्स थीं, उन्होंने उनका जो ये कैलिफ थे, उनको हटाने की कोशिश की, राइट? आप कह सकते हो। तो सर आपने बताया कि जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क था, उसने भी ऑटोमन एम्पायर की तरफ से ही वो फाइट कर रहा था। तो सर फिर एलाइड पावर्स ने उसके जो राइज टू पावर था उसको क्यों सपोर्ट किया? इसमें इंटरफेयर क्यों नहीं किया? यार देखो 2 से 3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। अब ये तो जब हम अगर हम डिटेल में जाएँ और पूरे इवेंट्स को पढ़ें तो फिर हमें आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो जो ऑटोमन एम्पायर है मैंने आपको बताया कि एक वास्ट एम्पायर थी और जो ऑटोमन कैलिफ था वो कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था उस टाइम पे। जब ये वॉर स्टार्ट हुई और वॉर भी ये कोई बैटल तो थी नहीं, है तो एक लार्ज स्केल इवेंट था और काफ़ी अरसे तक चला। तो जो इवन के इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊं कि